Hello students. So today we will study about anticholinergic drugs. In this lecture we will be studying anticholinergic drugs. अब anticholinergic drugs I hope आप cholinergic drugs वाले lecture series देख के आए हो. So anticholinergic drugs क्या होती हैं? हमारे पास anticholinergic drugs वो drugs हैं जो हमारे पास जो cholinergic drugs को antagonize करती हैं या फिर हमारे पास the drugs which block the effects of acetylcholine are known as anticholinergic drugs. हमने पढ़ा था कि acetylcholine एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि हमारे पास जितने भी मस्कैरिनिक और निकोटिनिक एक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर उनके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है हमारे पास एसिटाइलकोलिन. और एसिटाइलकोलिन को ब्लॉक करने के लिए जो हमारे पास ड्रग रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सी है हमारे पास एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स. अब एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जो हैं वो हमारे पास उनको हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के अलावा कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स या फिर पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स भी बोलते हैं क्योंकि हमने पढ़ा था कि एसिटाइलकोलिन जो है वो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक जो हमारे पास नर्वस सिस्टम है उसका पार्ट है. तो हमारे पास जो उसके अपोजिट ड्रग्स हैं वो हमारे पास होती है पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स. अब उसके अलावा हमारे पास जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है वो मेजरली हमारे पास दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं. या तो हमारे पास एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जो है वो या तो हमारे पास एंटी मस्कैरिनिक ड्रग्स होंगी या फिर एंटी निकोटिनिक ड्रग्स होंगी क्योंकि हमारे पास जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं वो हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं. तो वैसे ही हमारे पास दो टाइप्स के एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं, एंटी मस्कैरिनिक ड्रग्स और एंटी निकोटिनिक ड्रग्स. अब जो हमारे पास या फिर मस्कैरिनिक ब्लॉकर्स जो है वो हमारे पास एट्रोपिन और स्कोपोलामीन जैसी ड्रग्स हैं. उसके अलावा हमारे पास निकोटिनिक ब्लॉकर्स के अंदर एक न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स आते हैं और सेकेंड हमारे पास गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स आते हैं. अगर आपको याद हो तो जब हमने निकोटिनिक रिसेप्टर्स पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि निकोटिनिक रिसेप्टर्स हमारे पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे प्रेजेंट होते हैं और उसके अलावा हमारे पास गैंग्लिया पे ऑटोनॉमिक गैंग्लिया पे प्रेजेंट होते हैं. तो जो ड्रग्स हमारे पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ब्लॉक करती हैं वो हमारे पास न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स हैं और जो ड्रग्स हमारे पास गैंग्लिया पे एक्ट करती हैं वो हमारे पास गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स हैं. अब न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स के अंदर हमारे पास पैनक्यूरोनियम और ट्यूबोक्यूरारिन जैसी ड्रग्स आती हैं और गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स के अंदर हमारे पास ट्राइमीथाफैन और हेक्सामीथाफैन जैसी ड्रग्स आती हैं. सो आई होप ये क्लासिफिकेशन क्लियर हो. अब इसके अलावा हमारे पास एक और क्लासिफिकेशन है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स की. अब जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है उसके अंदर जो एट्रोपिन एजेंट है वो हमारे पास मेन प्रोटोटाइप है जो हमारे पास एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स दिखाता है. सो क्लासिफिकेशन के अंदर वी हैव 3 मेजर क्लासेस. सबसे पहली जो क्लास है वो है नेचुरल अल्कलॉइड्स और उसके अंदर हमारे पास आता है एट्रोपिन और हायोसिन. सेकेंड जो क्लास है उसके अंदर है हमारे पास सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स. उसके अंदर हमारे पास आता है होमाट्रोपिन और इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड. थर्ड जो हमारे पास क्लास है वो है सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स. उसके अंदर हमारे पास आता है यूकाट्रोपिन और बेंजेक्सोल. जो हमारे पास सिंथेटिक सब्स्टिट्यूएंट्स है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. इनके अंदर हमारे पास फर्दर क्लासिफिकेशन है लेकिन हमारे पास जो हमारे पास इंपॉर्टेंट एजेंट्स है वो है यूकाट्रोपिन और बेंजेक्सोल. इनके अलावा भी हमारे पास एजेंट्स है जो आपको इनिशियल क्लासिफिकेशन करवाई जाती है उसके अंदर हमारे पास मेन एजेंट्स लिखे जाते हैं आपकी आसानी के लिए ताकि आपको याद रहे. अब नेचुरल के अंदर हमारे पास क्या क्या है एट्रोपिन और हायोसिन. सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स के अंदर हमारे पास है होमाट्रोपिन और इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड. हमारे पास सिंथेटिक सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर है यूकाट्रोपिन और बेंजेक्सोल. सो अभी जो हमारे पास एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है उसके अंदर हमारे पास जो मेन ड्रग है वो है एट्रोपिन. अब जो एट्रोपिन ड्रग है वो हमारे पास ऑब्टेन होती है एट्रोपा बेलाडोना से. एट्रोपा बेलाडोना एक प्लांट है उससे हमारे पास एट्रोपिन मिलती है. अब जो एट्रोपिन हायोसिन और स्कोपोलामीन इसके अलावा हमारे पास एक और ड्रग है जो कि है स्कोपोलामीन. अब
एट्रोपिन और स्कोपोलामीन हमारे पास इन दोनों का जो हमारे पास एक्शन है वो प्रिटी मच सिमिलर है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा फर्क है। हमारे जो एट्रोपिन और स्कोपोलामीन है ये दोनों ही हमारे पास एंटी मस्कैरिनिक इफेक्ट शो करती हैं, यानी कि हमारे पास जो मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स हैं हमारे पास एसिटाइल कोलिन के या फिर कोलिनर्जिक सिस्टम के जो मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स होते हैं उनको हमारे पास ये इनहिबिट करते हैं। कैसे इनहिबिट करते हैं, हमारे पास क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है हमारे एट्रोपिन और स्कोपोलामीन का। हमारे पास एट्रोपिन और स्कोपोलामीन क्या करते हैं, ये बाइंड कर जाते हैं मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स के साथ। जब हमारे पास मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं तो हमारे पास कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग होती है या फिर रिवर्सिबल बाइंडिंग होती है, यानी कि हमारे पास एसिटाइल कोलिन के साथ कॉम्पिटिशन में कॉम्पीट करते हैं हमारे पास एट्रोपिन और हमारे स्कोपोलामीन, और जिनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वो हमारे पास बाइंड कर जाता है। जब हमारे पास बाइंडिंग हो जाती है मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर, तब हमारे पास क्या होता है, मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं और उनके ऊपर एसिटाइल कोलिन हमारे पास ज्वाइन नहीं कर पाता। अगर एसिटाइल कोलिन बाइंड नहीं कर पाएगा तो वो अपना एक्शन नहीं शो कर पाएगा, और इससे क्या होगा, हमारे पास जो मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स है वो हमारे पास अपना उनका जो एक्शन है वो ब्लॉक हो जाएगा। और हमारे पास जो एट्रोपिन और स्कोपोलामीन है ये दोनों हमारे पास क्या होते हैं, नॉन सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट है, यानी कि अगर आपको याद हो तो हमने जब पढ़ा था मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स जो होते हैं वो हमारे पास 5 सब टाइप्स के होते हैं, M1, M2, M3, M4, M5। और हमारे पास जो हमारा एट्रोपिन है और स्कोपोलामीन है ये दोनों ही हमारे पास नॉन सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट है, यानी कि हमारे पास जब ये मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करते हैं तब सिलेक्टिवली हमारे पास रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड नहीं करते। जितने भी हमारे पास मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स होते हैं उन सब के ऊपर हमारे पास बाइंडिंग हो जाती है, लेकिन जो ये बाइंडिंग है वो हमारे पास रिवर्सिबल होती है। और अगर हम एसिटाइल कोलिन का जो कंसंट्रेशन है उसको इंक्रीज कर देंगे तब हमारे पास जो ये एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी आ रही थी एट्रोपिन और स्कोपोलामीन की वजह से वो हमारे पास स्टॉप हो जाएगी, यानी कि रिवर्स हो जाएगी, और हमारे पास जो मस्कैरिनिक एक्शंस हैं एसिटाइल कोलिन के वो स्टार्ट हो जाएंगे आना। अब हमारे पास अगर आपको याद, अगर एक बात आए तो हमारे पास जो एट्रोपिन है स्कोपोलामीन है ये हमारे पास होते क्या है, ये हमारे पास मस्कैरिनिक एंटागोनिस्ट होते हैं। व्हाट आर एंटागोनिस्ट? एंटागोनिस्ट हमारे पास वो लाइगेंड्स हैं जो जब किसी रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करते हैं तब हमारे पास कोई एक्शन नहीं आता। हमारे पास क्या होता है कि जब इनिशियली हमारे पास यहाँ पे मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स हैं, अब इन मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर हमारे पास क्या बाइंड कर रहा था, एसिटाइल कोलिन बाइंड कर रहा था, तब हमारे पास एक्शन आ रहा था। लेकिन जब इन मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर अब एसिटाइल कोलिन के साथ हमारा जो एट्रोपिन है और स्कोपोलामीन है वो हमारे पास क्या करता है, कंपटीशन, और इस कंपटीशन के अंदर हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास एट्रोपिन या फिर स्कोपोलामीन जैसी कोई ड्रग हमारे पास बाइंड करती है मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर, तब हमारे पास कोई एक्शन नहीं आता और हमारे पास जो मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, वो अपना एक्शन जो है वो शो नहीं कर पाते। आई होप कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्लियर हो। क्या होता है हमारे पास, एट्रोपिन एंड स्कोपोलामीन आर मस्कैरिनिक ब्लॉकर्स or muscarinic antagonist. What they do is they bind to the muscarinic receptors and block the muscarinic receptors. They are the competitive blockers. They compete with acetylcholine and bind to the muscarinic receptors. And after they bind to the muscarinic receptors, the acetylcholine's action on muscarinic receptors is inhibited. हमारे पास जो एसिटाइलकोलिन का एक्शन आ रहा था मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स पे बाइंड होने की वजह से वो क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है। अब हमारे पास जब एसिटाइलकोलिन का जो एक्शन है वो इनहिबिट हो जाता है तब हमारे पास क्या क्या एक्शंस आते हैं
एट्रोपिन और स्कोपोलामीन के। सो कोलिनर्जिक सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा था कि जब एसिटाइलकोलिन हमारे पास बाइंड करता है मस्कारेनिक रिसेप्टर्स के साथ, तब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो हार्ट रेट है वो डिक्रीज हो जाती है। उसके अलावा हमारे पास रेस्ट और डाइजेस्ट के कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एसिटाइलकोलिन। जितनी भी सिक्रीशंस होती हैं वो इंक्रीज हो जाती है बॉडी में। हमारे पास जो रेस्पिरेशन है वो डिक्रीज हो जाता है। हमारा यूरिनरी जो सिस्टम है वो कॉन्स्ट्रक्ट होकर हमारे पास यूरिन की वॉइडिंग हो जाती है। तो बिल्कुल अपोजिट एक्शंस आएंगे हमारे पास एट्रोपिन और स्कोपोलामीन के। सो क्या क्या एक्शंस आते हैं हमारे पास एट्रोपिन और स्कोपोलामीन के? सबसे पहले हमारे पास अगर CNS की बात करें तो हमारे पास जो हमारे पास स्कोपोलामीन है, स्कोपोलामीन और एट्रोपिन के जो एक्शंस हैं बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर वो प्रिटी मच सिमिलर है, लेकिन हमारे पास कहाँ डिफरेंस आता है? जो एट्रोपिन ड्रग है, एट्रोपिन हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती, लेकिन स्कोपोलामीन हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पाती है। इसी वजह से हमारे पास जो स्कोपोलामीन ड्रग है उसके CNS हमारे पास डिप्रेसेंट एक्शन आता है, और जो एट्रोपिन है वो हमारे पास इंस्टेड CNS को स्टिमुलेट कर देती है। CNS के इफेक्ट्स को छोड़ के हमारे पास बाकी जो इफेक्ट्स हैं एट्रोपिन और स्कोपोलामीन के वो सेम है। क्या हमारे पास डिफरेंस है? द एट्रोपिन एक्ट्स एज CNS स्टिमुलेंट, CNS को स्टिमुलेट करता है एट्रोपिन, और जो बेलाडोना है, जो हमारे पास स्कोपोलामीन है, स्कोपोलामीन हमारे पास क्या करता है? इट depresses the central nervous system. It acts as CNS depressant. So सबसे पहले बात करते हैं हम CNS के अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो ऑर्गन आता है दैट इज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हमारा हार्ट। तो हार्ट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है हमारे पास इन केस ऑफ एट्रोपिन एंड स्कोपोलामीन? जो हमारी हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो M2 रिसेप्टर्स हमारे पास हार्ट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो हमारे पास क्या हो जाते हैं? डिप्रेस हो जाते हैं या ब्लॉक हो जाते हैं। अब हार्ट रेट इंक्रीज होती है हमारे पास इन केस वी यूज द एट्रोपिन, सो हार्ट रेट इंक्रीजेस। सेकेंडली व्हाट हैपेंस इज वेजोडाइलेशन होती है और हमारे पास हाइपोटेंशन हो जाती है। वेजोडाइलेशन होती है और हाइपोटेंशन हो जाती है। सेकेंडली हमारे पास सिक्रीशंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? जो एसिटाइलकोलिन था, एसिटाइलकोलिन हमारे पास सिक्रीशंस को ओवरऑल डिक्रीज कर रहा था। अब जो एट्रोपिन है वो हमारे पास ओवरऑल सिक्रीशंस को इंक्रीज कर देता है। हमारे पास क्या कर देता है? ओवरऑल सिक्रीशंस को डिक्रीज कर देता है। एसिटाइलकोलिन हमारे पास सिक्रीशंस इंक्रीज करता है, एट्रोपिन हमारे पास सिक्रीशंस को डिक्रीज करता है। तो जितनी भी सिक्रीशंस है हमारी बॉडी में, सलाइवा है, उसके अलावा स्वेटिंग है, उसके अलावा हमारे पास लैक्राइमल फ्लूइड है, उसके अलावा हमारे पास नेजोफेरेंजियल या ट्रैकोफेरेंजियल फ्लूइड है, ट्रैकियोब्रोंकियल फ्लूइड है, ये सारा का सारा जो फ्लूइड है हमारे पास इसकी सिक्रीशन जो है वो डिक्रीज हो जाती है। अब ड्यू टू डिक्रीज इन हमारे पास सेलिवेशन, जब सलाइवा की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है तो उसकी वजह से हमारे पास ड्राई माउथ एंड डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग जैसे इफेक्ट्स आते हैं। उसके अलावा अगर हम हाई टेम्परेचर, अगर हम हाई कंडीशंस के अंदर, हम हाई कंसंट्रेशंस के अंदर एट्रोपिन दें, तब हमारे पास क्या होता है? जो बॉडी का टेम्परेचर है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्वेटिंग जो मैकेनिज्म है हमारे पास बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। स्वेटिंग हमारे पास बॉडी का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करवाता है। तो अगर हमारे बॉडी के अंदर स्वेटिंग जो है वो बंद हो जाएगी, स्वेटिंग डिक्रीज हो जाएगी, हमारे पास स्वेट की सिक्रीशन नहीं होगी, तब क्या होगा? हमारे पास जो बॉडी का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। उसके अलावा हमारे पास जो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस है वो डिक्रीज हो जाती है। उसके अलावा हमारे पास स्मूथ मसल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? अब जो हमारे पास एसिटाइलकोलिन था वो टोन और मोटिलिटी इंक्रीज करवा रहा था हमारे पास स्मूथ मसल्स की। एट्रोपिन जो है वो टोन और मोटिलिटी हमारे पास डिक्रीज करवाता है, जिसकी वजह से हमारे पास कॉन्स्टिपेशन हो सकती है पेशेंट के अंदर। अब जो हमारे पास बाइलरी ट्रैक्ट है, बाइलरी ट्रैक्ट के अंदर भी हमारे पास क्या हो जाता है? इसकी रिलैक्सेशन हो जाती है, बाइल की जो सिक्रीशन है वो हमारे पास डिक्रीज हो जाती है। अब ब्रोंकियोल्स जो है या ब्रोंकाई के ऊपर हमारे पास क्या इफेक्ट पड़ता है? ब्रोंकियोडाइलेशन हो जाती है।
अब ब्रोंकोडायलेशन होने की वजह से हमारे पास क्या होता है कि जो हमारी रेस्पिरेटरी रेट है वो हमारे पास स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है। उसके अलावा हमारे पास जो म्यूकोसिलरी ट्रैक्ट है हमारे पास ब्रोंकाई के अंदर, उसके अंदर भी सिक्रीशन डिक्रीज होती है। जो हमारे पास नेजल हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसके अंदर हमारे पास म्यूकस की लाइनिंग होती है जो हमारे पास एयर की हमारे पास जो पासेज है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करती है और हमारे पास फिल्ट्रेशन में हेल्प करती है। तो एट्रोपिन की वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, म्यूकस सिक्रीशन सारी की सारी डिक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से हमारे पास जो म्यूकस था वो रनिंग जो रहता था हमारे पास म्यूकोसिलरी क्लियरेंस की वजह से वो बंद हो जाता है और हमारे पास म्यूकस की जो फॉर्मेशन, म्यूकस प्लग्स की फॉर्मेशन होने लग जाती है जो कि हमारे पास हार्मफुल है। अब लेकिन ब्रोंकोडायलेशन जो हमारे पास कॉज होता है वो उसके कारण हमारे पास ब्रोंकियल अस्थमा की ट्रीटमेंट के अंदर एट्रोपिन यूज हो सकता है, जो सिम्टोमेटिक रिलीफ है वो आ सकता है। उसके अलावा हमारे पास यूरिनरी रिटेंशन कॉज करता है एट्रोपिन। हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है आई के अंदर हमारे पास माइड्रियासिस कॉज करता है। हमने कोलिनर्जिक सिस्टम के अंदर मियोसिस पढ़ा था। मियोसिस क्या था, हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल, और माइड्रियासिस क्या होता है, माइड्रियासिस होता है हमारे पास डायलेशन ऑफ प्यूपिल। तो जो एट्रोपिन ड्रग है वो हमारे पास डायलेशन करवा देती है प्यूपिल का, और हमारे पास जब हमारे पास डायलेशन होता है प्यूपिल का तब हमारे पास जो आइरिस है वो हमारे पास क्या करता है, जो हमारे पास ड्रेनेज हो रही है एक्वस ह्यूमर की उसको स्टॉप कर देता है। और जब हमारे पास एक्वस ह्यूमर की ड्रेनेज नहीं होती तब हमारे पास क्या होता है, जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है आई का वो इंक्रीज हो जाता है। अब ये जो हमारे पास एक्शंस है इसमें जो एडवर्स इफेक्ट्स हमारे पास आते हैं वो कौन से हैं, हमारे पास ब्लरिंग ऑफ विजन हो जाता है ड्यू टू हमारे पास जब आई की डायलेशन बहुत ज़्यादा टाइम तक रहती है तब हमारे पास जो विजन है वो ब्लर होनी स्टार्ट हो जाती है। और क्योंकि हमारे पास फर्स्ट रीज़न तो डायलेशन और हमारे पास फटीग हो जाता है आई के मसल्स के अंदर। सेकेंडली क्या रीज़न होता है, हमारे पास जो एक्वस ह्यूमर कलेक्ट हो जाता है वो हमारे विजन को जो है ब्लर कर देता है। उसके अलावा हमारे पास सेलिवेशन की डिक्रीज होने की वजह से ड्राई माउथ हो जाता है और हमारे पास डिस्फेजिया हो जाता है। उसके अलावा हमारे पास स्किन ड्राई हो जाती है, फीवर होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और यूरिनरी रिटेंशन कॉज करता है हमारे पास जो हमारी एट्रोपिन और स्कोपोलामाइन है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं। अब जो ये हमारे पास साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं इनके अलावा हमारे पास बेलाडोना पॉइजनिंग भी हो जाती है। बेलाडोना पॉइजनिंग के अंदर हमारे पास क्या होता है, हमने जब पढ़ा था कि हमारे पास जो एट्रोपिन है, एट्रोपिन एट्रोपा बेलाडोना से आता है और इसकी वजह से हमारे पास एट्रोपिन और स्कोपोलामाइन को क्या कहते हैं हम, बेलाडोना अल्कलॉइड्स। अब जो बेलाडोना अल्कलॉइड्स हैं अगर ये हम हाई कंसंट्रेशन में कोई पर्सन जो है या फिर कोई चिल्ड्रन कंज्यूम कर ले तो उसके अंदर हमारे पास बेलाडोना पॉइजनिंग हो जाती है जिसके अंदर हमारे पास पैल्पिटेशन, रेस्टलेसनेस, डिलीरियम, साइकोसिस, कन्वर्जन्स, डिप्रेशन जैसे साइड इफेक्ट्स आते हैं। और बेलाडोना की जो पॉइजनिंग है उसकी ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास गैस्ट्रिक लेवेज किया जाता है, यानी कि हमारे पास रिमूवल ऑफ कंटेंट्स किया जाता है, हमारे पास स्टमक की एम्प्टिंग की जाती है। उसके अलावा हमारे पास अगर फीवर है तो हमारे पास हाइपोथर्मिया जो है उसको जो कोल्ड वाटर स्पंजिंग होती है उससे करेक्ट किया जाता है, सिम्टोमेटिक रिलीफ होता है। उसके अलावा रेस्पिरेटरी सपोर्ट को प्रोवाइड किया जाता है पेशेंट को। और हमारे पास 500 1 से 3 mg का IV इंजेक्शन दिया जाता है बेलाडोना पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए। अब ये जो बेलाडोना अल्कलॉइड्स हैं, ये जो हमारे पास इतने सारे एक्शंस आ रहे हैं, ये हम यूज कहाँ पे करते हैं? हमारे पास जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं उसके अंदर जो प्रोटोटाइप है वो है एट्रोपिन। और एट्रोपिन हमने पढ़ा कि आई के ऊपर हमारे पास डायलेशन कर रहा है आई की, उसके अलावा सिक्रीशंस कम कर रहा है, हमारे पास डिफरेंट एक्शंस आ रहे हैं। अब ये जो एक्शंस हमारे पास आ रहे हैं ये हमारे पास यूज कहाँ पे होते हैं? सबसे पहले हमारे पास एंटी स्पाज्मोडिक यूज होता है एट्रोपिन। अब हमारे पास हमने जब पढ़ा था स्मूथ मसल्स के ऊपर, हमने पढ़ा था कि जो एट्रोपिन है वो स्मूथ मसल्स के टोन को और मोटिलिटी को कम कर देता है।
अब जब हमारे पास टोन और मोटिलिटी कम हो जाएगी, अब स्पाजम्स जो है हमारे पास, स्पाजम्स कब आते हैं? जब हमारा स्मूथ मसल है वो हमारे पास पुल हो रहा हो या उसकी कॉन्ट्रैक्शन हो रही हो। अब अगर उसकी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है मतलब उस मसल के अंदर कुछ टोन है, मोटिलिटी है, वो मूव कर पा रहा है, तो जो हमारी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है वो क्या करेगी? हमारे पास टोन और मोटिलिटी को डिक्रीज कर देगी, जिसकी वजह से जो हमारे पास एब्डोमिनल पेन कॉज हो रहा था स्पाजम्स की वजह से, वो डिक्रीज हो जाएगा और हमारे पास इसका जो इफेक्ट है वो हमारे पास कैसा आएगा? एंटी स्पाज्मोटिक। सो सबसे पहला यूज क्या है हमारे पास? एट्रोपिन का और स्कोपोलामीन का या फिर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का सबसे पहला यूज है हमारे पास इट इज यूज्ड एज एन एंटी स्पाज्मोटिक। अब स्पाज्मोटिक के अंदर जब हमारे पास अगर किसी पेशेंट को डायरिया या डिसेंट्री है, और डायरिया और डिसेंट्री के केस में हमारे पास मोटिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है, तो हमारे पास लोपेरामाइड के साथ एट्रोपिन का कॉम्बिनेशन दिया जाता है एब्डोमिनल क्रैम्प्स और पेन को ट्रीट करने के लिए। उसके अलावा हमारे पास अगर किसी पेशेंट को रीनल या बाइलरी कोलैप्स हो जाए तो हमारे पास उनके केस में एट्रोपिन मॉर्फिन के साथ यूज किया जाता है। उसके अलावा हमारे पास चिल्ड्रन में हमारे पास क्या होता है? नॉक्टर्नल एन्यूराइसिस जाता है। नॉक्टर्नल एन्यूराइसिस क्या होता है? हमारे पास रात को कुछ टीनेजर्स में या फिर कुछ चिल्ड्रन में वो अपना जो यूरिन है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, और उसके अलावा हमारे पास जो एल्डरली पेशेंट्स हैं या फिर पैरालिसिस के पेशेंट्स हैं या फिर हमारे पास कोई पैराप्लेजिया का पेशेंट है। पैराप्लेजिया में क्या होता है? हमारे पास जो लोअर बॉडी होती है उसका पैरालिसिस हो जाता है। तो ये जो हमारे पास पेशेंट्स हैं इनके अंदर हमारे पास एट्रोपिन दिया जाता है यूरिनरी जो यूरिन की प्रोडक्शन है उसको स्लो करने के लिए, या फिर हमारे पास यूरिन की फ्रीक्वेंसी है उसको डिक्रीज करने के लिए, यूरिनरी रिटेंशन कॉज करवाने के लिए हमारे पास एट्रोपिन और स्कोपोलामीन जैसे ड्रग्स दिए जाते हैं। थर्ड यूज क्या है हमारे पास? एज अ माइड्रियाटिक यूज किया जाता है। हमने पढ़ा था कि आई के ऊपर डायलेशन कॉज करता है या माइड्रियासिस कॉज करता है। अब हमारे पास जो डायग्नोसिस होता है आई का, उसके अंदर हमारे पास क्या यूज किया जाता है? हमारा जो एट्रोपिन ड्रग है वो। अब जब अगर हमारे पास जो स्कोपीज होती हैं डिफरेंट, जो हमारे पास यूज होती है, आयरेक्टेक्टोमी है या फिर हमारे पास फंडोस्कोप है जो कि हमारे पास हेल्प करता है आई को एग्जामिन करने के लिए। अब आई को एग्जामिन करने के लिए या डायग्नोसिस के लिए हमारे पास जो प्यूपिल है वो डायलेटेड चाहिए, और प्यूपिल डायलेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। उसके अलावा हमारे पास आइरिस को रेस्ट देने के लिए हमारे पास माइड्रियाटिक्स यूज होते हैं, क्योंकि प्यूपिल डायलेट हो जाता है, हमारे पास आइरिस जो है वो रिलैक्स हो जाता है। अब आइरिस का जब हमारे पास रिलैक्स होता है, अगर किसी पेशेंट के अंदर हमारे पास आयराइटिस हो जाए, इन्फ्लेमेशन ऑफ आइरिस हो जाए, तो उनके अंदर हमारे पास माइड्रियाटिक्स दिया जाता है ताकि हमारे पास जो आइरिस है आई का उसको रिलैक्स कर पाए। उसके अलावा हमारे पास बहुत बार ऐसे होता है आइरिस और लेंस के बीच में हमारे पास क्या हो जाता है? एडिशंस फॉर्म हो जाती हैं। तब ये एडिशंस फॉर्म ना हो तो हमारे पास क्या करते हैं? माइड्रियासिस और मियोटिक एजेंट्स जो हैं, जो एजेंट्स हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं प्यूपिल का और जो एजेंट्स हमारे पास डायलेशन करवाते हैं प्यूपिल का, ये हमारे पास ऑल्टरनेटिवली यूज होते हैं ताकि हमारे पास एडिशंस फॉर्म ना हो। उसके अलावा हमारे पास प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन की फॉर्म में दिया जाता है एट्रोपिन और स्कोपोलामीन। क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर हम किसी पेशेंट को एनेस्थीसिया दे रहे हैं तो मतलब हमारे पास उस पेशेंट को हम क्या करना चाहते हैं? हम कोई सर्जरी करनी है हमारे पास पेशेंट की। अगर किसी पेशेंट की सर्जरी होनी है तब हमारे पास हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो पेशेंट है उसके अंदर हमारे पास जो उसका माउथ है उससे सलाइवेशन ना हो, हमारे पास जो उसकी जो यूरिन है वो हमारे पास ऑपरेशन टेबल के ऊपर हमारे पास उसकी अवॉइडिंग ना हो, तो हमारे पास उसके अलावा हमारे पास जो फीकल मैटर है उसकी वो एक्सक्रीट ना हो, तो हमारे पास इसकी वजह से 30 मिनट पहले एनेस्थीसिया के एट्रोपिन या स्कोपोलामीन दिया जाता है ताकि हमारे पास, अब हमने पढ़ा था कि सिक्रीशन स्टॉप करवा देता है,
हमारे पास जो एट्रोपिन है अब सिक्रीशन स्टॉप करवा देगा, तो यानी कि हमारे पास सेलिवेशन नहीं होगी, हमारे पास जो यूरिन है उसकी रिटेंशन हो जाएगी, उसके अलावा हमारे पास डाइजेशन का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। इसी वजह से हमारे पास एज अ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन यूज होता है एट्रोपिन और स्कोपोलामाइन। उसके अलावा हमारे पास ऑर्गेनोफॉस्फोरस की जो पॉइजनिंग होती है, जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस हमने कोलिनर्जिक ड्रग्स के अंदर पढ़े थे, तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस की जो हमारे पास पॉइजनिंग होती है उनके केस में हमारे पास एट्रोपिन यूज किया जाता है। उसके अलावा मशरूम्स की पॉइजनिंग के अंदर हमारे पास एट्रोपिन यूज किया जाता है, क्यूरारे की पॉइजनिंग के अंदर हमारे पास एट्रोपिन यूज किया जाता है, ब्रोंकियल अस्थमा, पेप्टिक अल्सर और पार्किंसंस डिसीज में हमारे पास एट्रोपिन यूज किया जाता है। उसके अलावा हमारे पास जो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि किसी पेशेंट को हमारे पास ब्रैडीकार्डिया है, तो हमारे पास उन पेशेंट्स के अंदर रिवर्सल करने के लिए हमारे पास एट्रोपिन यूज किया जाता है। उसके अलावा हमारे पास मोशन सिकनेस के अंदर भी हायोसिन यूज किया जाता है। मोशन सिकनेस के अंदर क्या होता है, हमारे पास अगर कोई पेशेंट ट्रैवल करता है तो उसके अंदर हमारे पास क्या किया जाता है, अगर सिक्रीशन ही स्टॉप कर देंगे तो डाइजेशन नहीं होगा, हमारे पास सारी की सारी टोन जो है वो लॉस हो जाएगी और हमारे पास जो मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे पास नहीं आएंगी। सो हायोसिन हमारे पास 30 मिनट बिफोर ट्रैवलिंग हम एडमिनिस्टर करते हैं अगर किसी पेशेंट को मोशन सिकनेस होता है। उसके अलावा हमारे पास जो यूरिनरी डिसऑर्डर्स है उसके अंदर हमारे पास यूज किया जाता है। और लास्टली हमारे पास लेबर के अंदर यूज किया जाता है टू प्रोवाइड द सिडेशन प्रोवाइड करने के लिए, और एमनीशिया प्रोवाइड करने के लिए स्कोपोलामाइन यूज किया जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि सीएनएस डिप्रेसेंट इफेक्ट्स होते हैं स्कोपोलामाइन के। सो हमारे पास जो एट्रोपिन है उसके बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा एक्शंस हैं हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स में, और इन्हीं एक्शंस की वजह से हमारे पास डिफरेंट एजेंट्स की तरह यूज हो सकता है हमारे पास एट्रोपिन और स्कोपोलामाइन। सो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो हमारे पास सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स हैं और सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।